हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, हम लोग स्तन रोग को पढ़ेंगे। जो गर्भिणी और पुत्रवती स्त्रियां रहती है उनमें स्तन जो रहता है, उसकी जो आश्रित जो धमनियां है, उनका मुख जो रहता है ऐसे फैला हुआ रहता है। इसकी वजह से जो भी दोष का प्रकोप होता है वो इजीली से उसमें फैल जाती है और इसकी वजह से उसका प्रसार इजीली हो सकता है। इस वजह से उनमें ज़्यादातर स्तन रोग पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू जो भी कन्याएं रहती है उनके कंपैरिजन में। सबसे पहले हम लोग स्तन किलक के बारे में देखेंगे। तो स्तन किलक क्या रहता है, इसमें अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जैसे हेतु का सेवन किया तो दोष जो है प्रकोप होते हैं, और दोष प्रकोप होने के बाद जो भी गर्भावस्था या फिर प्रसूत अवस्था में जो स्त्रियां रहती है उनके स्तन में वो गमन करने लगते हैं दोष। और उसके बाद जो भी धातु है रस को छोड़ के, मतलब रक्त और मांस, इनकी दुष्टि करते हैं और इसी वजह से स्तन रोग की उत्पत्ति होती है। इसी को हम लोग स्तन कीलक बोलते हैं। अगर कोई माता है जिसने गलती से कोई भी तृण या फिर वज्र का सेवन किया है, मतलब जो भी हो, वो सेवन करने के बाद वो जो वज्र है पच्यमान अवस्था या फिर पक्व अवस्था में नहीं पहुंचता और वो अपक्व ही रहता है और उसकी वजह से क्लेद प्राप्ति होती है। क्लेद की वजह से वो जो वज्र है वो गतिमान होकर रस के साथ मिल जाता है। उसके बाद वो स्तन्यवह सिराओं में गमन करता है और स्तन्य के सिराओं में जाने के बाद वहाँ पे विकार उत्पन्न करता है और कील के समान कठिन होकर अंग में बाधा उत्पन्न करता है। इसी वजह से स्तन कीलक इसको बोला गया है। कौन सी ऐसी माताएं हैं या फिर रक्षित धात्री है जो स्तन कीलक से बचाव कर सकती है खुद को या फिर करती है? तो सबसे पहले जो माता या फिर धात्री श्रेष्ठ एवं हितकर भोजन करती है, जो लालन पालन एवं तर्पण की जाती है और जो श्रेष्ठ ग्रह में निवास करने वाली जो रहती है। स्तन कीलक के 3 भेद बताए हैं, वातस, पित्तस और कफस। इसके सामान्य लक्षण क्या क्या हमें दिखेंगे? तो सबसे पहले तो जो स्तन कीलक रहेगी उनमें अरति, अजीर्ण, ग्लानि, बिना किसी विशेष कारण में शरीर में हमेशा व्यथा या फिर अरुचि रहती है। इसमें अंगमर्द, शिरशूल, श्वयथु, अंगग्रह, कफोत्क्लेद रहता है। स्तनों में से स्त्राव, स्तंभ, शोथ, शूल, रुजा एवं दाह होता है। स्तनों के चारों ओर सिराओं का लाल दिखाई देना, स्पर्श असहत्व, कील के समान कठिन होकर अंगों में बाधा, ये सारे लक्षण हमें दिखेंगे। अगर हम लोग विशिष्ट चिकित्सा की बात करते हैं तो वातज में हमें वो बढ़ जाता है शीघ्र ही, पित्तज में पाक हो जाता है और कफज में बहुत दिनों तक वो परेशान करता है, त्रास देता है। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली अगर कोई बच्चा है जो दूध पी रहा है तो वो स्तन को अगर खींच रहा है तो वो बाहर निकल जा सकता है या फिर हमें दबा दबा कर उसका दोहन करना पड़ेगा। चिकित्सा में सबसे पहले हम लोग उसको घृतपान करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि स्त्रोतोस मृदु हो जाएंगे और वज्र इजी से निकल जाएगा। स्तन में निर्दोह एवं मर्दम, मतलब दबा दबा कर दुग्ध एवं वज्र को निकालना चाहिए या फिर शीत सेक भी कर सकते हैं, जैसे प्रलेप का प्रयोग करना चाहिए और शोधन विरेचन करना चाहिए। पथ्य भोजन जो है उसका सेवन करवाना चाहिए और शल्य कर्म जो है वो भी बताया है। स्तन ग्रंथि क्या रहती है? तो इसमें सिंपली क्या होता है, जैसे ही माता या फिर कोई स्त्री जो निदान सेवन करती है और इसकी वजह से दोष प्रकोप हो जाते हैं, तो ये जैसे हमने पिछली बार देखा था रक्त और मांस, उसके साथ मेद और कफ की भी दुष्टि हो जाती है और इसमें गोल उठा हुआ एवं शोफित ऐसे स्तन ग्रंथि निर्मित हो जाती है। उसमें भी भेद बताए बहुत अलग अलग है, जैसे चरक ने वातज, पित्तज, कफज, मेदोज, सिराज, मांसज बताए हैं। सुश्रुत जो है उन्होंने इसमें मेदोज भी बताया है, लेकिन इन्होंने जो है मांसज का वर्णन नहीं किया है। वृद्ध भागवत में टोटल 9 बताया है, जैसे चरक ने बताया 6, टोटल 6 वैसे के वैसे। उसके साथ उन्होंने अस्थिज, व्रणज, रक्तज एक्स्ट्रा बताया। ये 3 आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं इसमें। मांस रक्त, अस्थि और व्रणज, ये जो चरक ने जो बताया उसमें 3 एक्स्ट्रा वाग्भट ने बताए हैं। सामान्य लक्षण क्या होता है इसमें? तो इसमें सामान्य लक्षण यही है कि वो गांठदार होना इसका सामान्य लक्षण है, मतलब स्तन की जो ग्रंथियाँ है वो गांठदार हो जाती है। साध्यता की अगर बात करें तो इसमें है ना, अगर पीड़ायुक्त है वो जो रहेगी, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्रंथि अगर चल गुण युक्त है तो वो कष्ट साध्य रहती है, लेकिन अगर वो अचल है, मर्म प्रदेश पे ही आई है या फिर महन है तो वो असाध्य है। बाकी सारी शेष ग्रंथियाँ साध्य मानी गई है। अगर चिकित्सा की बात करें कि रोगी का हमें बल का रक्षण करना चाहिए इसमें,
और सर्वप्रथम उसको बृहद्वय पिपली एवं चित्रक के सिद्ध पुराण घृत से स्नेहन, तत्पश्चात तीक्ष्ण जो द्रव्य रहेंगे उसका शोधन कराना, संशोधन कर्म करवाना है। उसके बाद ग्रंथि के लिए छेदन कर्म मुख्य चिकित्सा बताई है। अगर स्तन ग्रंथि की पक्व अवस्था में चिकित्सा करनी है तो स्तन ग्रंथि को कोश सहित निकालकर दहन करके उस पश्चात व्रणवत चिकित्सा करनी चाहिए। पक्व ग्रंथि में शस्त्र कर्म के द्वारा छेदन करके कषाय द्रव्यों से प्रक्षापन, जो भी प्रक्षालन है वो करवाना चाहिए और उसके बाद मधु एवं घृत का गाढ़ा लेप करवा के लगाना चाहिए। विष्णुक्रंता एवं पेटारी को कांजी में पीसकर लेप का प्रयोग करने से काला स्फोट भी नष्ट हो जाता है। गंधक, मदार का दूध, हरताल एवं जमाल गोटा को मिश्रित रूप से पीस कर लेप करके ग्रंथियों नष्ट हो जाती है। मतलब उसको अगर हमने पीस के उसके ऊपर लेप भी लगाया तो भी हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें दहन कर्म व्रणवत चिकित्सा बोली है, उसके बाद हम लोग इस पर लेप भी लगा सकते हैं, अलग अलग जो भी द्रव्य बताए हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग स्तन विद्रधि के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले निदान सेवन, उसकी वजह से दोष प्रकोप हो गए, स्तनों में आश्रिति ले ली, स्तन में भयंकर प्रमाण में शोथ होता है और उसके बाद जो भी मूल रहेगा स्तन में महान मूल पीड़ायुक्त व्रत या आयात शोथ निर्माण होता है, उसी को हम लोग स्तन विद्रधि। तो आप लोग ऐसे शोथ इमेजिन कर लेना, अगर स्तन में बहुत भयंकर स्रोत होता है तो उसको ही हम लोग स्तन विद्रधि बोलते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 5 भेद बताए हैं स्तन विद्रधि के, वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातस, अभिघातस। और जो अष्टांग संग्रह है उन्होंने 6 बताए हैं, मतलब इसमें रक्तस भी ऐड किया है उन्होंने, वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातस, रक्तस और अभिघातस। अभी हम लोग सामान्य लक्षण देखेंगे स्तन विद्रधि का। शीघ्र ही विदा होने के कारण इसे विद्रधि कहते हैं, मतलब बहुत जल्दी विदा हो जाता है ना, इसी वजह से इसको विद्रधि बोलते हैं। और यह विदा विशेषकर रक्त दोष के कारण होता है। मतलब ये जो विदाह है हमें पता है ना, रक्त और पित्त, मतलब विदाह कार्य जो है रक्त दोष की वजह से होता है। इसमें बाह्य विद्रधि के समान ही लक्षण होते हैं। विशिष्ट अगर लक्षण देखें वातज में तो अरुण वर्ण का रहेगा, अत्यधिक खुरदरा, अत्यधिक पीड़ा से युक्त, अनेक प्रकार से उत्पन्न, अनेक प्रकार से पाक वाला, फूटने पर मात्रा में कम अथवा पतला स्राव निकलता है। तो आपको याद रखना है अरुण वर्ण, खुरदरा, अत्यधिक पीड़ायुक्त रहेगा, अनेक प्रकार से उत्पन्न, अनेक प्रकार से पाक होता है। इसमें पित्तज में हमें याद रखना है कि गुलर के पके हुए फल के समान, मतलब इसका वर्ण जो रहेगा गुलर का जो पका हुआ फल रहेगा उसके समान उसका शाव काला वर्ण रहेगा, ज्वर दाह से युक्त रहेगा, शीघ्रता से उठने एवं पकने वाली, फूटने पर नीले पीले रंग का स्राव निकलता है, जब फूटता है तो पीला पीला स्राव निकलता है। ठीक है। कफज में याद रखना है कि आकृति जो रहेगी शराव के समान फैली हुई आकृति रहेगी, वर्ण में पांडु रहेगा, शीतल, कठोर, अल्प पीड़ा युक्त रहेगा, विलंब से उठने एवं पकने वाली रहेगी, खुजली युक्त स्तन विद्रधि, फूटने पर सफ़ेद वर्ण का स्राव निकलता है। तो कफज में हमने क्या क्या देखा कि उसकी जो आकृति रहेगी शराव एवं समान फैली हुई रहेगी, पांडु वर्ण रहेगा, शीतल कठोर रहेगी, अल्प पीड़ा युक्त रहेगी, विलंब से उठने एवं पकने वाली, खुजली युक्त स्तन विद्रधि रहेगी, फूटने पर सफ़ेद वर्ण का स्राव इसमें से निकलता है। सन्निपातस अगर स्तन विद्रधि है तो उसमें विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के रंगों की रहेगी, वो जो शोथ रहेगा भिन्न भिन्न वेदनाओं से युक्त रहेगा, भिन्न भिन्न स्राव वाली, उभार से युक्त, विषम रूप से बहुत बड़ी, पकने में भी विषमता से युक्त ऐसी होती है। अभिघातस की अगर बात करें हम लोग, विभिन्न कारणों से अभिघात होने अथवा चोट लगने से तथा अपत्य के सेवन करने से प्रकोपित वात क्षत को उष्मा के साथ मिलाकर रक्त एवं पित्त को प्रकोप कर देता है। मतलब चोट वगैरह जब लगती है तो रक्त और पित्त प्रकोप हो जाता है, उसकी वजह से ज्वर, तृष्णा एवं दाह पित्तज विद्रधि के लक्षणों में युक्त, मतलब इसमें पित्तज वाले लक्षण दिखेंगे। रक्तज विद्रह की बात करें तो काले वर्ण के फोड़े से आच्छादित रहेगी, वर्ण में शाव, अत्यधिक दाह, रुजा एवं ज्वर पित्तज विद्रधि के लक्षणों से युक्त होता है। तो इसमें काले वर्ण के फोड़ रहेंगे, मतलब वर्ण में शाव रहेगी, अत्यधिक दाह, रुजा एवं ज्वर पित्तज विद्रधि के लक्षणों से युक्त रहेगी। अभी हम लोग इसमें चिकित्सा क्या करेंगे। सामान्य चिकित्सा की अगर बात करें तो व्रणवत चिकित्सा हमें करनी है। पच्यमान स्तन विद्रधि में उपनाह तथा स्वेदन निषेध है। अगर पच्यमान है तो उसमें उपनाह और स्वेदन कभी नहीं करना है। उचित भोजन द्वारा विद्रधि का पाचन करवाना है। पित्तशामक एवं शीतल द्रव्यों का प्रयोग करवाना है। पित्तशामक शीतल द्रव्यों का प्रयोग करवाना चाहिए। विद्रधि की सभी अवस्थाओं अर्थात आम अवस्था, विदाह अवस्था तथा पक्व अवस्था में
धात्री के स्तनों का लगातार दोहन करना चाहिए, जलौका द्वारा रक्तमोक्षण करवाना चाहिए और शस्त्रकर्म भी करने के लिए बोला है। बाह्य प्रयोग में हम लोग स्तन रोग में पीड़ा के शांतार्थ इंद्रवारुणी की जड़ का लेप करना चाहिए। हल्दी एवं धतूरा के पत्रों का लेप करने से स्तन्यजन्य पीड़ा शांत होती है। बंध्या कर्कोटकी की मूल का लेप करने से स्तन रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। शूलयुक्त विदृति में दशमूल के ईशदुष्ण क्वाथ अथवा स्वरस में स्नेह मिश्रित कर परिसेचन करनी चाहिए। अपक्व विदृति में यव, गोधूम एवं मुद्ग को सिद्ध कर करके पीस कर लेप करवाना चाहिए। अभ्यंतर प्रयोग की अगर हमने बात की तो इसमें अपक्व विदृति में दोष अनुसार पान, आलेप एवं भोजन में मधु शीघ्रुत्वक का प्रयोग करना चाहिए। अपक्व विदृति में श्वेत वर्षाभु एवं वरुण मूल के क्वाथ का पान करवाना चाहिए। त्रिफला गुगुल का भी प्रयोग करना चाहिए। अपक्व एवं पश्चिमान विदृति में वरुणादि गण की औषधियाँ जो रहती है उनके क्वाथ में उषकादि गण की औषधियों को मिलाकर पान करवाना चाहिए। शिग्रु के क्वाथ में हिंगू एवं स्वेंधव लवण मिलाकर पान करने से विदृति का नाश होता है। जो शिग्रु का क्वाथ है उसमें हिंगू एवं सेंधव जो लवण है उसका पान करवाना चाहिए। उसके बाद पारद एवं गंधक से मिश्रित कजली 1 माशा की मात्रा में वरुणादि गण के क्वाथ के सेवन से बाह्य एवं अंतर विदृति नष्ट होती है। लोहे को रक्त तप्त करके पानी में बुझाकर उस पानी को पिलाने से स्तन रोग नाश हो जाते हैं। आम अवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं? पुराने जो शामक, कलम, कुलत्त, लशुन, रक्तशिग्रु, निष्वाप, कारवेल्ल, पुनर्नवा, श्रीपर्ण, चित्रक मधु आदि तथा श्रोतरोग में वर्णित सभी पत्ते का सेवन करवा सकते हैं। और पक्वावस्था में पुरान रक्तशाली, घृत तेल, मुक्त, विलेपी, धनवज रस, जो भी जांगल मांस रस रहेगा, शालिच्य शाक, कदली, पटोल, हिमवालुक चंदन तपाकर शीतल किया हुआ जल तथा व्रणरोग में वर्णित सभी पत्ते सेवन करना चाहिए। स्तनशोप में क्या बोला है? सामान्य कोई भी शोप जब स्तन प्रदेश में उत्पन्न होता है तो उसको स्तनशोप कहते हैं। उसके भेद भी बताए, वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातस, रक्तस और अगंतुज। मतलब ये 3 दोषस और सन्निपातस और रक्तस, अगंतुज ऐसे उसके 6 टाइप्स बताए। लक्षण में सभी प्रकार के शोफ में उत्सेद होना सामान्य लक्षण है। मतलब सभी में उत्सेद होता ही है। वातस अगर स्तनशोफ है तो अरुण वर्ण या कृष्ण वर्ण वाला रहेगा। खुरदरा, मृदु, सुई चुभने जैसी वेदना इसमें होती है। पित्तस की अगर बात करें तो पीले वर्ण वाला रहेगा, मुलायम एवं रक्त मिश्रित, शीघ्र बढ़ने वाला, ओष, चोष आदि वेदनाओं से युक्त रहेगा। कफस में अगर बात करें तो पांडु अथवा सफ़ेद वर्ण, कठोर, शीतल, स्निग्ध, मंद गति से बढ़ने वाला, कंडू आदि वेदनाओं से युक्त रहेगा। सन्निपातस तो सभी दोषों से मिश्रित जो रहेगा। और रक्त स्तनशोफ जो रहेगा पित्त शोथ के समान लक्षणों वाला जो रहेगा, परंतु इसमें कालापन अत्यधिक होता है। अगंतुज में अगर बात की तो पित्तस एवं रक्त शोथ के लक्षण से युक्त, इसमें दोनों भी रहेंगे, पित्त और रक्त को मिला के जो भी रहेगा। रक्त के वर्ण वाला, इसका वर्ण कैसा रहेगा? रक्त वर्ण। अगर चिकित्सा की बात करें स्तनशोफ के तो इसमें लेप, अभ्यंग एवं परिक्षेप का दोषानुसार उचित रूप में प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम शोथर लेप प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद परिसेचन, तत्पश्चात विमलापन एवं रक्तमोक्षण का प्रयोग करना चाहिए। शीतोपचार का प्रयोग करना चाहिए। वेदना एवं पाक के शमनार्थ रक्तमोक्षण का प्रयोग, विशेषकर जलौका द्वारा रक्तमोक्षण करवाना चाहिए। बाह्य चिकित्सा की अगर बात करते हैं तो इसमें नेग्रोदादि कषाय में घृत, क्षीर एवं शर्करा मिलाकर परिषेक कराना चाहिए। उसके बाद दशमूल से सिद्ध सुकोष्ण जल या दूध या घृत या तेल से परिषेक करवाना चाहिए। मिश्री, जौ का सत्तू, मुलेठी एवं घृत से निर्मित प्रदेह का प्रयोग करवाना चाहिए। मुलेठी, जौ का चूर्ण, तेल तथा घी से निर्मित आलेप का प्रयोग करना चाहिए। नेग्रोद, उदुम्बर, अश्वत्थ एवं प्लक्षक के वल्कल के कल्क को घृत के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। अभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधियाँ त्रिफला गुगुल, दशमूल क्वाथ, दशमूल छिन्नरुहा, पत्ता, दारू, पुनर्नवा, शिग्रु एवं शुंठी का प्रयोग करवाना चाहिए।